हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। 11th क्लास में यूनिट फर्स्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास के लिए एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ती है और किस किस इम्पोर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी क्वेश्चन के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला और इसके न्यूमेरिकल। तो सबसे पहली बात ये है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो आप देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन एम्पिरिकल फॉर्मूला की। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब ऐसा फॉर्मूला जो देखिए देखिए ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड को सिंपल रेशो के फॉर्म में शो करता है। ठीक है, या ऐसा फार्मूला जिसकी हेल्प से किसी कंपाउंड को सिंपल रेशो में हम शो कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट सिंपल रेशो ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल की कभी हम बात करें तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। देखिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, CH मतलब 1:1। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है C6H6। एज इट इज बात करें हम एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूला होता है उसका CH3COOH, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C2H4O2। तो इसका सिंपल रेशो क्या होगा, CH2O मतलब 1:2:1। मतलब जो हाइड्रोजन है वो कार्बन और ऑक्सीजन से डबल है। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसी टाइप से एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब एम्पिरिकल इसका क्या होगा, CH2O मतलब 1:2:1। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड के सिंपल रेशो को शो करता है उसे हम कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेस पर न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो देखें हम, ये जैसे एक आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, सिंपल सी बात करें, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। और कंपाउंड कौन सा जिसमें कार्बन का कंपोजिशन 40% है, हाइड्रोजन का 6.66% है, ऑक्सीजन का 53.34% है। आपको यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दिया गया है। इसके बाद बात करें तो उसमें और आगे कंडीशन दी है कि अगर इसकी इफ़ वेपर डेंसिटी इज 30, वेपर डेंसिटी अगर इसकी 30 हो तो हमको इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी फाइंड करना है कंपाउंड का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ऐसा जब आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है,
अब डेफिनेशन के बाद ये आपको जो दिया गया है इसकी एक टेबल आप बनाएंगे। देखिए क्या क्या आपको लेना है। एलिमेंट ये हमारे पास में है, सेकंड टेबल में उसका क्या आएगा, परसेंटेज, थर्ड में उसका क्या आएगा, मास, फोर्थ में उसका क्या आएगा, रेशो, और लास्ट में आएगा सिंपल रेशो। देखिए समझने की आप इसको कोशिश करें, ठीक है। तो एलिमेंट हमारे पास में 3 दिए हैं हमको, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है हमारे पास में, ऑक्सीजन है। ये हमको कितना दिया है, 40% है, 6.66% है, और ये हमारे पास कितना है, 53.34% है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, ये मास होता है। ठीक, अब रेशो की कभी बात करते हैं। तो देखिए रेशो कैसे निकालेंगे, जो कार्बन का परसेंटेज है इसको इसके मास से डिवाइड करेंगे, ऐसे कैसे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है इसको भी इसके मास से डिवाइड करेंगे, और एज इट इज़ ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है उसको उसके मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारे पास में यहाँ पर देखिए, ये अप्रोक्स जाएगा 3 टाइम, फिर क्योंकि 36 हो जाएगा, 12 3 36, फिर बचेगा 40 हमारे पास, डिवाइड ही जाएगा, फिर लगाएंगे पॉइंट, फिर वापस आएगा 36, मतलब अप्रोक्स इतना जाएगा हमारे पास। इसका डिवाइड हम करेंगे, ये इतने टाइम ही जाएगा, और 53 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये भी जाएगा अप्रोक्स 3 टाइम, क्योंकि 16 3 48। उसके बाद हमारे पास में और बचेगा यहाँ पर 5, फिर जाएगा तो फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर आएगा 0, फिर जाएगा 3 टाइम, अप्रोक्स इतने टाइम जाएगा ये। तो ये हमारे पास में इसका रेशो आ गया, कार्बन का 3.33, हाइड्रोजन का 6.66 और ऑक्सीजन का आया 3.34। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो सिंपल रेशो निकालेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपको इन 3 में से सबसे छोटी डिजिट है उस डिजिट का आप इन तीनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो छोटी डिजिट देखिए 3.33 है, इसका 3.33 में डिवाइड करेंगे, फिर 6.66, यहाँ भी छोटी डिजिट 3.33, फिर है 3.34 और इसका भी है 3. देखिए ये जो है इन तीनों में सबसे छोटी जो डिजिट है उसका इन तीनों में डिवाइड करना है। तो ये पहले तो हमने तीनों मान लीजिए लिख दिया, फिर इन तीनों को ये लिख दिया हमने, और इसमें सबसे छोटा जो है उसका तीनों में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर देखिए हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, और ये भी जाएगा 1 टाइम, मतलब 1 2 और 1। तो सबसे पहले कंपाउंड कौन है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। मतलब जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा, C सिंगल है, H कितने हैं 2 है, और O भी कितना है सिंगल है, CH2O, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा। आप इसको ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का वो याद होना चाहिए। जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये जब तक आपको लर्न नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें सारी चीज़, एम्पिरिकल फॉर्मूला में सारी चीज़ डिपेंड करेगी एटॉमिक मास पर, कि एटॉमिक मास कितना होता है एलिमेंट का। क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो आप आगे के स्टेप पर नहीं जा सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्या निकाला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर एक और बात हमको दी गई है कि अगर वेपर डेंसिटी कितनी है 30 है,
तो हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या करना है, फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आधे भाग में और हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ के यहाँ आपके सामने कंडीशन क्लियर रहे। अभी हम इसको आगे ले जाएंगे। ये तो हमने क्या निकाल लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे इसमें वेपर डेंसिटी अगर 30 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत कैसे करेंगे आप, इसके बाद अगर आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, CH2O। तो कार्बन हमारे पास 1 है और इसका कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन 2 है और इसका कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 1 और इसका कितना होता है 16। तो 12 प्लस 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू कितना हो गया है 30। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास में कितना आया 30। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसा किसी का भी आपको करना है। अब हम आगे के स्टेप पर चलते हैं। तो यहां पर कभी हम बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड क्या आता है, वेपर डेंसिटी इनटू 2। तो वेपर डेंसिटी हमको कितनी दी हुई है 30 इंटू 2, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 60। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास है और वो मॉलिक्यूलर मास है। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब हम निकालना पड़ेगा इसके बाद हमको नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या निकालना है n। तो n इज इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे मॉलिक्यूलर मास हमारे पास में कितना है 60 है और जो एम्पिरिकल मास है वो कितना है हमारे पास में 30 है। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 2। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ तक पूरी कंडीशन क्लियर है। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, सिंपल है वो। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकाला हमने एम्पिरिकल फॉर्मूले का, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। इसका मॉलिक्यूलर मास जो आया वो आया 30। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड की कभी हम बात करें तो ये फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो वेपर डेंसिटी आपको 30 दी हुई है और इंटू 2 60 हो जाएगा। इसके बाद हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास 60 है, एम्पिरिकल मास कितना है 30, डिवाइड किया 2 आया। तो n मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू क्या हो जाएगा n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या निकला स्टूडेंट्स CH2O इंटू n की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2। ठीक है, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो C 2 हो जाएगा, H हो जाएगा
4 और O कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका फॉर्मूला निकलेगा C2H4O2। ये है मोलिकुलर फॉर्मूला जो आपको कंपाउंड दिया है इसका। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल मेथड है एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने की। किसी भी कंपाउंड का दे सकते हैं, उसका परसेंटेज दिया रहेगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उसका एटॉमिक मास आना चाहिए, तो ही बात आगे जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और प्रैक्टिस ये हमको दिया है। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉलोइंग कंपाउंड। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन हमारे पास में इतना दिया हुआ है। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले अगर आपको लगे, आपकी हार्दिक इच्छा हो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इसकी हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद वापस वही बात हम करेंगे। हमको दिया है एलिमेंट का परसेंटेज, फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, फिर आएगा हमारे पास में रेशियो, और फिर आएगा सिंपल रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं। हाइड्रोजन दिया है, ठीक है, सल्फर दिया है, और क्या दिया है, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन दिया है। परसेंटेज हाइड्रोजन का हमको दिया है 2.48, सल्फर का दिया है हमको 39 और ऑक्सीजन का दिया है हमको 58.52%। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि आपको अगर एटॉमिक मास लर्न है तो ही पिक्चर आगे जाएगी यहाँ से। तो इसका मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 60। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था रेशियो जब भी निकालना हो तो रेशियो में हम क्या करते हैं, जो भी आपको परसेंटेज दिया गया है उसको मास से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 2.48, ठीक है, 2.48 डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करेंगे। फिर इसका हमको दिया है 39 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 32, और इसका हो जाएगा 58.52 डिवाइडेड बाय 60। अब हमको डिवाइड करना है, तो अप्रोक्स ये तो इतने ही टाइम जाएगा, 2.4 टाइम। ये जाएगा 32 मतलब 1 टाइम, और इसके बाद में हमारे पास में यहाँ बचेगा 7। ठीक है, 7 बचेगा, नहीं डिवाइड जाएगा तो यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, तो 7 के पास में आ जाएगा 0, तो ये जाएगा 2 टाइम। 64 के बाद फिर हमारे पास में 6 बचेगा, फिर जाएगा 0, तो ये अप्रोक्स 1 आ जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, अब ये जो है, ये हमारे पास में देखिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड जाएगा 3 टाइम। कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। फिर यहाँ पे बचेगा 10 बचेगा, फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, फिर हमारे पास में हो जाएगा 100, तो ये अप्रोक्स जाएगा 6 टाइम, 96 हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास में आ गया है। अब इन तीनों की अगर हम बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों की बात करें तो इसमें सबसे जो छोटा है, जो छोटी डिजिट है, उनका इन तीनों में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको लिख देते हैं हम 2.4, ये दिया है 1.2 और ये दिया है 3.6। इसमें डिवाइड करेंगे हम, और किसका डिवाइड करेंगे, जो डिजिट सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी डिजिट हमारे पास में 1.21 या 1.2, तो ये 1.2, ये भी 1.2 और ये भी 1.2।
ठीक है, ये डिवाइड जाएगा हमारे पास में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। और ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम जाएगा ये। तो हमारे पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला कभी हम देखें, एच हमारे पास में कितने हैं, 2 हैं। एस हमारे पास में कितना है स्टूडेंट्स, सिंगल, H2S। और O कितने आ गए हमारे पास में, 3। तो ये फॉर्मूला निकलेगा कंपाउंड का H2SO3, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, अगर आगे आपसे पूछे जाए तो आगे आप और सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जनरली ये फॉर्मूला इसका निकलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, आप और प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारे पास में एक और है, यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको निकालना है जो कंपाउंड दिया गया है वो। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप चाहें तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की। उसके बाद में यहाँ पर वापस आपको क्या दिया है, एलिमेंट दिया है, उसका परसेंटेज दिया है, उसका आपको क्या आना चाहिए, मास, फिर क्या आना चाहिए आपको उसका रेशो, और फिर क्या आना चाहिए, सिंपल रेशो। तो देखिए कार्बन है हमारे पास में और क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 20% है। इसका मास 12 है, इसका मास कितना है, 1 है। रेशो में हम डिवाइड करेंगे 80/12 और 20/1। तो ये तो 20 टाइम ही जाएगा हमारे पास, ये 6 टाइम जाएगा। फिर हमारे पास में यहाँ पर 6 टाइम जाने के बाद में 8 बचेगा, जाएगा 8 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, पॉइंट। तो 8 के पास क्या जाएगा, 0। फिर वापस ये सिचुएशन है, फिर वापस बचेगा, फिर वापस वही 6.66 इस टाइप से चले जाएगा। अब इन दोनों में जो सबसे छोटी डिजिट है उसका इन दोनों में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये 1 टाइम जाएगा और ये 6 3 जा 18, 3 टाइम। ठीक, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, C सिंगल है और H कितने हैं, 3, ये निकलेगा CH3। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अगर आगे आपको और दिया रहता है तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और क्या होता है ये हमारे पास आ चुका है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसके रूल्स क्या हैं और इसके एडवांटेज क्या हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रूल्स और इसके एडवांटेज, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। सॉरी, केमिकल इक्वेशन है हमारे पास में। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा हमारे पास में, आएगा केमिकल इक्वेशन। क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर, हमारे पास में आएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस रिएक्शन के प्लेस पर हमको वर्ड यूज़ करना है इक्वेशन। इसको आप यहाँ पे आएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे हम कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये ठीक है,
केमिकल इक्वेशन। तो हम यहाँ पर बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, तो देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसके फॉर्म में शो करना, सिंबल्स या फिर फॉर्मूलाज। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसकी हेल्प से, सिंबल की हेल्प से या फिर फॉर्मूले की हेल्प से शो करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे जनरली ये बात करें हम Cu प्लस ZnSO4, ठीक है, Zn प्लस CuSO4, तो ये क्या हो जाएगा? ZnSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा? Cu। ये एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम फॉर्मूले और सिंबल की हेल्प से शो करते हैं। ये केमिकल इक्वेशन है। अब कभी देखा जाए तो इसके रूल्स क्या हैं? देखिए रूल नंबर फर्स्ट, जो रिएक्टेंट है इसे हम किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट है इसे हम कहाँ राइट करेंगे, लिखेंगे? राइट साइड में लिखेंगे। रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखेंगे। सेकंड रूल से देखिए, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल, एरो का सिंबल लगाते हैं। एरो का यूज़ करते हैं हम इन दोनों के बीच में। किसका यूज़ करते हैं? एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मोर देन वन हो, मोर देन क्या हो? वन, देन यूज प्लस सिंबल बिटवीन देम। ठीक है, दोनों के बीच में अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो तो दोनों के बीच में हम कौन सा सिंबल लगाते हैं? प्लस का। बिकॉज जो मैटर है वो डिस्ट्रॉय और क्रिएट दोनों नहीं होता, न तो डिस्ट्रॉय होता है और न ही क्या होता है? क्रिएट होता है। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस। क्या कर देते हैं? इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो है इसको लिखने के रूल्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की। किसकी हम बात करेंगे? एडवांटेज की। एडवांटेज में पहली तो कभी हम बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके बाद रिएक्शन में
नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट मॉलिक्यूल जो भी हो उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो जो भी एलिमेंट दिया है या कंपाउंड दिया है, ठीक है, इसका हम क्या लर्न कर सकते हैं? मास लर्न कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का हम इक्विवेलेंट मास लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी, जो भी एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं, नोन कर सकते हैं। ये केमिकल इक्वेशन के देखे जाए तो एडवांटेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ये? एडवांटेज है हमारे पास। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको कैसे बैलेंसिंग करना है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके वो सबसे हम लास्ट में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल के बाद में हमको वहीं आना है इक्वेशन बैलेंस में। न्यूमेरिकल्स एंड इक्वेशन बैलेंसिंग वो भी हमको सीखना है, लेकिन उसके पहले छोटी छोटी जो आपको 4-6 डेफिनेशन है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन, अप्रॉक्स 6 डेफिनेशन है आपके पास। उन 6 को हमको देखना है। देखिए द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution, 1 liter solution is called molarity, is called molarity। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। और इसकी जो यूनिट है वो है ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको M से डिनोट करेंगे तो M इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। तो वेयर करके आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। वेयर, देखिए WB ये है आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूट। आप हमेशा ध्यान रखें, आप B का यूज़ करेंगे सॉल्यूट के लिए, वो चाहे WB हो, EB हो, B मतलब सॉल्यूट, या फिर 2EB यूज़ कर सकते हैं, 1 2। MB का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास में मोलैरिटी। अब हम बात करेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप ग्राम नंबर ऑफ मोल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर, द नंबर ऑफ फॉर्मल मोल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, फॉर्मल मोल्स, ये यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? फॉर्मल
द नंबर ऑफ फॉर्मल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। थोड़ा सा केवल चेंज होगा यहाँ पर। द नंबर ऑफ फॉर्मल मोल्स या फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपको लगे। देखिए फॉर्मल मोल्स की जगह आप द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? इसको डिनोट हम करेंगे कैपिटल एफ से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एफ से। और इसकी जो यूनिट है ग्राम फॉर्मूला मास लीटर इनवर्स, ग्राम फॉर्मूला मास लीटर इनवर्स। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज होगा। एक तो ये हटेगा अपने प्लेस से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या चेंज होगा। F इज इक्वस टू एफ एम एम, और यहाँ पर भी आ जाएगा एफ एम। ये देखिए, बाकी पूरा सेम है। द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मुलेटी। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। इसकी यूनिट होती है ग्राम फॉर्मूला मास लीटर इनवर्स। एफ इज इक्वस टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एफ एम इंटू वी। तो वेयर करके डब्ल्यू बी भी पुराना है, वी भी पुराना है, केवल एफ एम चेंज हुआ है। तो ये फॉर्मूला मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। अगली डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे कैसे कि थोड़ा सा चेंज आएगा। तो देखिए उस डेफिनेशन को, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो देखिए द इक्विवेलेंट, क्या डेफिनेशन है कि द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। और इसको डिनोट हम किससे करेंगे? कैपिटल एन से डिनोट करेंगे हम इसको। और इसकी जो यूनिट है वो है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स या इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी। अब इसको डिनोट करते हैं हम एन से। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन इसकी जगह आ जाएगा ई बी इंटू क्या हो जाएगा? वी। तो डियर स्टूडेंट्स, वेयर करके आप जानते हैं डब्ल्यू बी वही है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वी भी वही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और हमारे पास में ई बी नई चीज जुड़ी है, तो ई बी यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट्स, मोलेरिटी हो चुकी है, मोलेरिटी के बाद में फॉर्मेलिटी हो चुकी है, फॉर्मेलिटी के बाद में नॉर्मेलिटी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मोलेलिटी की। किसकी बात करेंगे? मोलेलिटी की। आपको इनसे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप हमारे डाउट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, उनको हम सॉल्व
कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मोलेलिटी की। ठीक है, तो देखिए द नंबर ऑफ मोल्स of solute, the number of moles of solute present in 1 kg या 1000 ग्राम, जो भी आपको लगे, of solvent is called a molality. The number of moles of solute present in 1 kg of solvent इज कॉल्ड मोलेलिटी। और इसकी जो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है ग्राम मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, ग्राम मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये इसकी यूनिट रहेगी मोलेलिटी की। और m इज इक्वल्स टू हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो डियर स्टूडेंट्स, वेयर करके वहीं बताना है हमको जो हम सदियों से देख रहे हैं। WB वहीं रहेगा, ये रहेगा वेट ऑफ सोल्यूट, MB मतलब है मास ऑफ सोल्यूट, और WA ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी, फॉर्मेलिटी और मोलेलिटी, 4 चीज़ें हमारे पास में हो गई है। अब हम चलते हैं 5वीं चीज़ पर। 5वीं चीज़ जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। देखिए, इन सब के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ताकि हम इनके एक न्यूमेरिकल से इनको पूरा सॉल्व कर देंगे, पूरा बैलेंसिंग हम कर देंगे। तो जब तक आपको इनके फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक आपको ये जो न्यूमेरिकल रहेंगे इनके वो सॉल्व करते नहीं आएंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन देखिए, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स में या तो सोल्यूट रहेगा या क्या रहेगा, सॉल्वेंट। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट present in a solution, present in a solution is called mole fraction. The ratio of number of moles मतलब या तो solute या solvent and total number of moles मतलब solute plus solvent, उसे हम कहेंगे mole fraction। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और इसको डिनोट हम किससे करेंगे, कैपिटल X। ठीक है, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन Na प्लस Nb। तो वेयर N इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्वेंट और NB है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास। अब ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। अब ऐसे कैसे आ जाएगा हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए क्या यूज होगा, एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एक्स बी किसको डिनोट करता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को, और एन ए और एन बी तो हमारे पास में पहले से ही है कि ये क्या है। ऐसे कैसे अगर हम बात करें तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो एक्स बी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, एक्स ए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट बात, अगर आपको सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, सॉल्यूशन, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये है मोल फ्रैक्शन। इसके बेस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी के बेस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, आप थोड़ा सा उनको ध्यान रखें। तो ये मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, और ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अब एक और बात मैं बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आ जाता है मास फ्रैक्शन, सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। मास फ्रैक्शन की अगर बाई चांस डेफिनेशन आपको लर्न करना है तो जहाँ पर दो जगह केवल चेंज होगा, देखिए दो जगह चेंज होगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मास, तो इस मोल्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, मास, और फिर यहाँ पर इसके प्लेस पर भी क्या आ जाएगा, मास। ठीक, इन दोनों के प्लेस पे क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मास फ्रैक्शन। और मास फ्रैक्शन को भी डिनोट हम करेंगे एक्स से, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, केवल चेंज कहाँ पर होगा, जहाँ जहाँ आपने n लिखा है तो इस n के प्लेस पर क्या आ जाएगा, W, तो वो मास फ्रैक्शन हो जाएगा। ये देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मास एंड द टोटल नंबर ऑफ मास इज कॉल्ड, जो है वो मास फ्रैक्शन अगर लिखना हो तो। ठीक है, मास की जगह मोल्स या मोल्स की जगह मास, मोल्स आ जाए तो मोल फ्रैक्शन, मास आ जाए तो मास फ्रैक्शन, और n की जगह केवल आ जाएगा W, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ रहेगा, ये आप ध्यान रखें। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और बची है, हम उसके और आपको ले चलते हैं। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको हम कहेंगे ppm कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहेंगे, ppm कॉन्सेंट्रेशन। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ppm कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute present in 10 to the power 6 part of solvent, part of solution। ठीक है, the number of moles of solute present in 10 to the power 6 part of solution is called ppm concentration, और इसको डिनोट करते हैं ppm से। ppm is equals to mass of solute अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट।
या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी आप लिखें, तो ये हो जाएगा ppm कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें बची हैं। एक तो न्यूमेरिकल्स बचे हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलिलिटी के, मोल फ्रैक्शन के, और इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं ये बचा है। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जब मैं आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं वो समझाऊंगा, और आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन के। तब तक के लिए आप उन फॉर्मूले को याद करें, इन डेफिनेशंस को याद करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मैं जैसे आपको समझाऊं आपके पूरे माइंड में वो चीज़ फिट हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।